बोलती कहानियां के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आए हैं दीपक बावा की कहानी जयप्रकाश उर्फ जेपी। अरे भाई रे, नीचे से ऊपर आते आते कागज के इतने बंडल दिखे, मुझे तो घबराहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी कागज की फैक्ट्री में आ गया। वैसे आप छापते क्या हैं? सफेद बाल, मोटा चश्मा और उम्र लगभग 70-72 साल। प्रश्न मुस्कुराहट के साथ आया। मैंने टेबल से टिफिन एक किनारे किया कि पहले इस महानुभाव से निपट लिया जाए, भोजन तो बाद में भी हो जाएगा। कहिए अंकल जी, आप कहाँ से और कैसे आना हुआ? उसने उल्टा मेरा ही नाम पूछ लिया। आनंद, पहले पानी पिलाओ। बुढ़े ने इसी आदेश के साथ कुर्सी कब्जे आई। मैंने पानी का गिलास उसके सामने कर दिया। उसके बाद प्रेस और छपने वाले जॉब के बारे में बताया। समय हो गया था। कर्मचारियों के लिए 3 बजे वाली चाय आ गई। अंकल जी ने चाय मना कर दी। बोले भोजन का समय है। प्रिंटिंग से शुरू हुई बातें सामाजिक सरोकार और बच्चों के संस्कारों पर आ गईं। आप खाना खाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, पर इसके लिए तो तुम्हें टिफिन खोलना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी प्रेस से ज्यादा इस टिफिन में रखा खाना मुझे यहां खींच कर लाया है। उस दिन टिफिन को अंकल जी के साथ शेयर करना पड़ा। थोड़ी देर बाद चाय का आदेश था। हालांकि थोड़ी देर के लिए मैं परेशान भी था कि एक अजनबी कैसे मेरे साथ भोजन भी कर बैठा और इतना बेतकल्लुफ भी हो गया। अंकल जी कहाँ रहते हैं? इतनी बड़ी दुनिया है आनंद, किस किस से पूछोगे कहाँ रहते हो। फिर कुछ खींच कर बोले, और ये अंकल अंकल क्या लगा रखा है? मेरा नाम जयप्रकाश है। तुम्हें मेरा नाम पूछना चाहिए था, घर का पता पूछ रहे हो। हंसते हुए बोले, मित्रों में जेपी के नाम से जाना जाता हूं मैं। मैं भी थोड़ा हंसकर बोला, इमरजेंसी वाले जेपी तो नहीं? सिगरेट जलाते हुए बोले, नहीं, मैंने कभी महान होने की ख्वाहिश नहीं पाली। दो कश लेने के बाद बोले, तुम्हें सिगरेट के धुएं से कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो तो ऑफिस का एग्जॉस्ट चला दो। 2 कप चाय, मेरा आधा टिफिन और 2-2.5 घंटे स्वाहा करने के बाद बिना किसी बिजनेस डीलिंग के जेपी नामक विचित्र व्यक्ति चलने के लिए उठे। जेपी, अपना मोबाइल नंबर तो देते जाओ, कभी बात करेंगे। अरे छोड़ो, नंबर में क्या रखा है? वैसे भी मैं मोबाइल नहीं रखता और घर का नंबर देना नहीं चाहता, क्योंकि घर में कम ही मिलता हूं। हाँ, बात मिलने की रही तो मिलेंगे जरूर। जेपी के जाने के बाद मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। बंदा किसी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड लग रहा था। पता नहीं इस कॉम्प्लेक्स में किससे मिलने आया था। उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं या नहीं? पत्नी अभी तक जीवित है या नहीं? छोड़ो, आदत के मुताबिक रंग बिरंगी दुनिया का एक फूल समझकर मैं भूल गया। लगभग 1.5 साल बाद किसी मंगलवार को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बाहर उनसे फिर मुलाकात हुई। जेपी, क्या आपने हनुमान जी के दर्शन कर लिए या मेरे साथ चलोगे? मैं तो हनुमान के भक्तों से मिलने आता हूं आनंद, हनुमान जी का क्या मिलना। तुम मत्था टेकाओ, फिर बातें होंगी। जब मैं दर्शन करके आया तो जेपी बाहर जूते रखने वाले के पास बैठे उससे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उठ खड़े हुए और बोले, चलो कचौरी और चाय का प्रोग्राम बनाओ। बातें फिर वही संस्कार विहीन बच्चों और दिशाहीन युवा पीढ़ी और समाज के बारे में होती रहीं। चलने लगा तो जेपी बोले कि उन्हें राजेंद्र नगर तक जाना है, क्या मैं छोड़ दूंगा? मैंने मजाक में कहा, राजेंद्र नगर क्या, मैं तो हरिद्वार तक तुम्हारी गारंटी ले सकता हूं, लेकिन उसके बाद मेरा पीछा छोड़ देना। अरे नहीं, हरिद्वार तक की परेशानी मैं किसी को नहीं देने वाला। जब राजेंद्र नगर पर मैंने स्कूटर रोका तो सोचा, चलो आज चांस है, इस बुढ़े का घर देख लिया जाए, पता तो चले घर में है कौन कौन। जेपी, घर पर ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं रे,
मेरा घर यहाँ नहीं है, बस किसी से मिलना था, सो आ गया। मैं राम राम करके प्रेस में आ गया। अब की जेपी से जल्दी मुलाकात हुई। ये 5-6 महीने बाद की बात है। लंच के बाद रस्तोगी जी याद हमके। अम्मा यार, क्या रोज घर की वही ठंडी दाल रोटी खाते रहोगे? चलो आज अग्रवाल कॉर्नर में लंच करते हैं। मैं और रस्तोगी जब अग्रवाल कॉर्नर पहुंचे तो आश्चर्यजनक रूप से जेपी बाहर ही मिल गए। हालचाल पूछने के बाद बोले, आज मैं अपनी ओर से तुम दोनों को सांभर डोसा खिलाऊंगा। अंकल जी, उसके बाद हम मीठा भी खाएंगे, रस्तोगी जी बोले। जरूर खाना, पर मेरा नाम जेपी है, अंकल जी नहीं। रस्तोगी जैसा बंदा साथ में था तो हंसी मजाक भी काफी देर तक चलता रहा। रसगुल्लों के बाद चाय भी आई और जब मैंने बिल देना चाहा तो जेपी ने नाराजगी दिखाई। रस्तोगी ने सोचा कोई रिश्तेदार होगा। जब उसे पता चला कि परिचय वैसे ही हो गया है तो टॉन्ट कसता हुआ बोला, जेपी साहब, ये साला इस मुगालते में हमेशा बुड्ढों से दोस्ती गांठता है कि एक दिन कोई ना कोई अपना वसीयतनामा इसके नाम कर देगा। जेपी जी भरकर हंसे, बोले, अगर ये यही सोचता है तो ईश्वर इसकी आशा पूरी करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया में हर अभागे को अपने भाग का मिले। फिर वेटर को माई टिप के बिल चुकाने के बाद मुझे एक नंबर देते हुए जेपी ने कहा, पर कभी फोन मत करना, वैसे भी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आदत है कि सप्ताह में एक बार जेब खाली करके सारी पर्चियां कागज का निपटान करता हूं और जिनकी आवश्यकता नहीं होती वे सब एक दराज में फेंक देता हूं। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। और 3-4 साल बाद किसी दिवाली पर उस दराज की भी सफाई होती है। ऐसे ही 3-4 साल बाद दिवाली पर इस दराज की भी सफाई कर रहा था। बिना काम की पर्चियां फाड़ फाड़ कर फेंक रहा था। अचानक एक पर्ची दिखी, JP99। हाँ, जेपी। मैं भूल गया था उसे। सही कहा था उसने, क्या जरूरत है नंबर की। आज का युवा बिना मतलब किसे फोन करता है। सोचा चलो दिवाली की शुभकामनाएं दे देता हूं, बुढ़ा खुश हो जाएगा। फोन पर एक सख्त आवाज में हेलो सुना तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। फिर मैंने कहा, क्या जेपी से बात हो सकती है? कौन जेपी? जी, जयप्रकाश। ये नंबर तुम्हें किसने दिया? खुद उन्होंने ही। कहाँ है वो? पता नहीं पिछले 2 वर्ष से कहाँ है। जी, आप उनके कौन हैं? क्या उनके बेटे से बात? इससे पहले कि मैं बात पूरी करता फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था।